सेकंड इम्पोर्टेंट जो हमारे पास टॉपिक है वो है रशिया और यूक्रेन की को जो इशू है, यूक्रेन इशू। इसके ऊपर क्योंकि क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं और अभी करंट अफेयर्स के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि CSS में या PMS में एक इसके ऊपर जो क्वेश्चन है उसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो हम सबसे पहले चलेंगे जी यूक्रेन इशू जो है वो इसको दो एंगल से हम इसमें डिस्कस करेंगे। नंबर एक, इज़ इट द रिसर्जेंस ऑफ रशिया। नंबर दो, और इज़ इट द रिवाइवल ऑफ नेटो। ये जो रशिया यूक्रेन की वॉर है, अब इसके अंदर दो पहलू हमारे पास आते हैं कि नंबर एक तो क्या ये जो रशिया यूक्रेन की वॉर है ये रिसर्जेंस है रशिया की, क्योंकि रशिया पहले भी आपको पता है कि एक डॉन रहा है और रशिया का एक बहुत किरदार रहा है। इसमें हमारे पास दो तीन चीज़ें जो हैं वो बहुत अहम है। नंबर एक तो ये डायरेक्टली लिंक करता है कि जो अटैक ऑन यूक्रेन हुआ, इसका ये डायरेक्टली लिंक करता है किसके साथ जी, इसके सैंक्शंस ऑन रशिया के ऊपर सैंक्शंस आई तो इसकी वजह से आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर प्राइस हाइक ऑन ग्लोबल लेवल, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो प्राइस हाइक्स हुई। और ख़ासकर जो यूरोप है, EU वाली कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। दूसरा जो US है, US के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक आया। और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर भी जो इन्फ्लेशन रेट है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गया, बस आई थिंक 47 पे है। तो इतना ज़्यादा प्राइस हाइक जो है वो पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो इस वॉर की वजह से आया। अब हम इसको देखेंगे इन सब पहलुओं के साथ। अब रशिया और नेटो का जो रिवाइवल का है कि दोनों के अंदर से कुछ भी आइदर ये रिसर्जेंस ऑफ रशिया है और ये रिवाइवल ऑफ नेटो है। तो ये मेन इशू है क्या, ये दो तरह से इसको हमने देखना है। तो इसमें सबसे पहले इस कहानी को जानेंगे कि सबसे पहले कहानी क्या है। आपको पता है कि इन 2018 के अंदर 2018 के अंदर जो वेलोदिमिर ज़ेलेंस्की है, वेलोदिमिर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन का जो सदर है, वेलोदिमिर ज़ेलेंस्की जो ये है, इसने वॉन इलेक्शंस इन द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी। इसने एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ ये इलेक्शन जीता है। और जब इलेक्शन जीता है तो ये इलेक्शन किस एजेंडे के ऊपर जीता है कि ही प्रॉमिस्ड इन हिज इलेक्टोरल कैंपेन। इसने अपनी इलेक्टोरल कैंपेन के अंदर ये वादा किया था दैट वंस हिज पार्टी वॉन द इलेक्शंस ही वुड मेक द यूक्रेन अ पार्ट ऑफ EU, यूरोपियन यूनियन। ऑन वन हैंड, एक तरफ तो ये करेगा कि यूक्रेन को पार्ट बना देगा EU का, एंड ऑफ द नेटो ऑन द अदर हैंड, और दूसरा ये क्या करेगा कि यूक्रेन को नेटो का भी पार्ट बना देगा। तो वेलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कौम से ये वादा किया था इलेक्शन कैंपेन में, और इसी की बुनियाद के ऊपर ये 2018 या ये इलेक्शन की डेट को आपने और कन्फर्म कर लेना है कि ये अपने इलेक्शन को जीता और ओवरवेलमिंग मेजोरिटी के साथ ये इसको जीत गया। अब आगे होता क्या है कि इन 2020 के अंदर और 2021 के अंदर इंक्रीजिंग रिलेशन विद EU एंड नेटो, क्योंकि अब इसने अपने प्रॉमिस को भी पूरा करना था। तो इसने अपने जो रिलेशंस हैं वो बढ़ाने शुरू कर दिए EU के साथ और नेटो के साथ। अब इसने अपने रिलेशंस को किस तरह बढ़ाया, इस रिलेशंस के अंदर तीन चीज़ें इसकी आती हैं। नंबर एक तो इसने इंक्रीज़ किया इन ट्रेड रिलेशंस, ट्रेड जो थी इसने बढ़ा दी। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो वेस्ट है, उसके साथ इसने ट्रेड बढ़ा दी, और US के साथ भी उसने ट्रेड बढ़ा दी। और जो नेटो के जो कंट्रीज़ हैं, जो मतलब उसके साथ जिनका जो नेटो के अंदर शामिल हैं, उनसे इसकी ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसने वेपन्स लेना शुरू कर दिए और ऑटोमोबाइल्स लेना शुरू कर दिए, उनको बाहर से उनको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स के अंदर इसने बहुत ज़्यादा इनके साथ ट्रेड रिलेशंस को इन्हांस किया। दूसरा था इंक्रीज इन बॉर्डर मोबिलिटी। दूसरा है कि इसने बॉर्डर मोबिलिटी के अंदर इंक्रीज किया कि इसने जो अपने बॉर्डर थे वो पोलैंड और इसके साथ जितनी भी दूसरी कंट्री हैं, जॉर्जिया है, पोलैंड है, और ये जो नेटो के जो अलाइंसेस रहे हैं, जो नेटो के साथ रहे हैं, इसको इन्होंने इनके साथ बॉर्डर की मोबिलिटी को बढ़ा दिया, इसको बॉर्डर को खुला कर दिया। दूसरा इसने एक काम किया। तीसरा इसके अंदर यह था कि यूक्रेन अप्लाइड फॉर द मेंबरशिप ऑफ EU। यूक्रेन ने EU की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया।
ईयू की मेंबरशिप के लिए जब इसने अप्लाई किया था, इसका मतलब है कि ये अपने इस वादे को जो ज़ेलेंस्की ने किया था वो पूरा करने जा रहा है। इट मीन्स कि ज़ेलेंस्की जो है वो यूक्रेन को किसका पार्ट बनाएगा, ईयू का, यूरोपीय यूनियन का पार्ट बना देगा। अब जब इसने ये करना है, अब दूसरा इसने क्या करना था कि इसने नेटो का पार्ट बनाना था, उसके लिए भी इसने फिर इकदाम करने थे। तो ये एक सिचुएशन थी जो इस ज़ेलेंस्की ने अपने वादे को पूरा करने के लिए इसने की। अब यूक्रेन के जब इसने अप्लाई किया ईयू के लिए, तो ये बात जो है वो रशिया को तो हजम नहीं हो सकती थी, जाहिर है। लेकिन इसने इसके साथ साथ सिर्फ यहीं पे इक्तफ़ा नहीं किया, बस नहीं की, बल्कि इसने अपने जो रिलेशंस हैं वो बढ़ाने शुरू कर दिए। किसके साथ? नेटो के साथ भी। नेटो के साथ इसने रिलेशंस कैसे बढ़ाए, ज़रा इसको हम देखेंगे कि नंबर एक तो यूक्रेन स्टार्टेड परचेजिंग वेपन्स फ्रॉम यूएस, यूके, फ्रांस एंड मोर। यूक्रेन ने स्टार्ट कर दिया परचेजिंग वेपन्स, वेपन्स खरीदने शुरू कर दिए। उनसे इन्होंने उनसे जेट खरीदने शुरू कर दिए, और उनसे इन्होंने टैंक्स खरीदने शुरू कर दिए, और जितना भी असलहा था, दूसरा बड़ा बड़ा असलहा इन्होंने यूक्रेन ने उसे ख़रीदना शुरू कर दिया। किससे? नंबर एक तो यूएसए से, और नंबर दो यूके से, और नंबर तीन फ्रांस से। और इसके साथ ही जितने भी और दूसरे कंट्रीज हैं जो नेटो के मेंबर्स हैं, उनसे इसने चीज़ें खरीदनी शुरू कर दी। तो यूक्रेन स्टार्टेड परचेजिंग वेपन्स, नंबर वन। नंबर टू, पार्टिसिपेटेड इन नेटो मिलिट्री एक्सरसाइज। जो नेटो की जो मिलिट्री एक्सरसाइज थी ना, जो मतलब नेटो की मिलिट्री एक्सरसाइज जितनी होती हैं, जो नेटो मेंबर्स की जो नेवल एक्सरसाइज होती हैं, जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, इस यूक्रेन की जो आर्मी थी उसने उनके अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। यूक्रेन की आर्मी ने पार्टिसिपेट जो किया है, वो भी हमारे सामने चौथा जो नुकता है वो हम ये उठाएंगे कि इसने पार्टिसिपेटेड इन बाल्टिक सी नेवल एक्सरसाइजेज। बाल्टिक सी के अंदर नेवल एक्सरसाइजेज हुई थी, जिसके अंदर के बाल्टिक कंट्रीज़ की फ़ौजें थी, और नेटो जो जो मेंबर्स हैं उनकी फ़ौजें थी, उनकी नेवल जो थी वो फोर्सेस भी थी, और यूक्रेन की नेवल फोर्सेस ने भी उनको ज्वाइन किया। सो इट वाज एक्सरसाइज बाय नेटो मेंबर्स एंड यूक्रेन। तो इसकी वजह से इसका मतलब है कि ये नेटो के साथ क्लोज होता जा रहा था। दूसरा इसके अंदर एक और इशू ये था कि यूक्रेन ने अप्लाइड फॉर द मेंबरशिप ऑफ नेटो। यूक्रेन ने नेटो की मेंबरशिप के लिए भी अप्लाई कर दिया था। ईयू की मेंबरशिप के लिए उसने अप्लाई किया ही किया था, लेकिन इसने दूसरा काम भी किया, इसने नेटो की मेंबरशिप के लिए भी अप्लाई कर दिया। तो ये जो थी ना इसकी वेस्टवर्ड मोबिलिटी, ये वेस्टवर्ड जो मोबिलिटी थी इसकी, ये रशिया को रास नहीं आती थी। द वेस्टवर्ड्स मोबिलिटी ऑफ यूक्रेन हर्ट द जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ रशिया। तो ये जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ रशिया को हर्ट करने वाली बात थी। तो इसलिए रशिया कभी भी नहीं चाहेगा कि ये यूक्रेन नेटो का पार्ट बन जाए। वो क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बन जाता है, इट मीन्स कि नेटो आ जाएगा यूक्रेन में, तो रशिया के बॉर्डर पे। तो रशिया अपने बॉर्डर के ऊपर ये कभी भी खदशा मोल नहीं लेगा कि यूक्रेन नेटो को इजाज़त दे कि वो रशिया के बॉर्डर पे आए, और रशिया के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा जो फ्यूचर के लिए वो उसमें क्रिएट करे। तो ये था जी इसका दोनों तरफ इसका रुझान जो था, जो मेन वजह बना है यूक्रेन के लिए कि रशिया इसके ऊपर अटैक करे। अब हाउ इट हर्ट्स रशिया, रशिया को मतलब इससे क्या नुकसानात है, क्यों रशिया इसको एक्सेप्ट नहीं करता, और क्यों रशिया ने इसको आगे से रिस्पॉन्स किया। तो रशिया डज नॉट वांट इंक्रीजिंग इंक्रोचमेंट ऑफ नेटो इन इट्स नाइबर्स। रशिया के जो नाइबर्स कंट्रीज़ हैं, रशिया कभी भी नहीं चाहता कि जो नेटो है वो इन रशिया के नाइबर कंट्रीज़ के अंदर जो नेटो है जी वो आए, और वो वहाँ पे अपनी आके सरदारी जमाए, और वो आके नेटो के रशिया के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन जाए। क्योंकि आपको पता है कि नेटो की फोर्सेस बहुत पावरफुल फोर्सेस है, नेटो एक पावरफुल चीज़ है, तो रशिया के लिए ये बहुत बड़ा इशू बन सकता था इन फ्यूचर। दूसरा है कि रेड लाइन ऑफ रशिया क्या है। रेड लाइन ऑफ रशिया इज़ दैट द कंट्रीज विच हैव बीन अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर, जो यूएसएसआर का पार्ट रही हैं वो कंट्रीज़, और वार्सा पैक्ट, और या जो वार्सा पैक्ट का जो है वो पार्ट रही है, और नेटो विल नेवर एक्सपेंड ओवर देयर।
नेटो उन कंट्रीज़ में कभी भी एक्सपैंड नहीं कर सकता जो कि यूएसएसआर का पार्ट रही हैं, और या जो यूएसएसआर के अलावा जो वार्सा पैक्ट का जो पार्ट रही हैं। तो रशिया जो है वो कभी भी इजाज़त नहीं देता नेटो को कि इन कंट्रीज़ के अंदर वो एक्सपैंड करे। तो इसलिए रशिया के लिए एक बहुत बड़ा ये इशू था। दूसरा है कि लेकिन 1944 के अंदर, 1994 के अंदर, दो और 2004 के अंदर और 2008 के अंदर जो नेटो है इसने ट्राई किया कि वो एक्सपेंड करे खुद को, और इसने जॉर्जिया के अंदर एक्सपेंड किया। ठीक है, जॉर्जिया के अंदर नेटो जब आया, विच वाज रिस्पॉन्डेड बाय रशिया हैवीली, रशिया ने उसको अच्छी तरह जो है रिस्पॉन्ड किया। आप इधर देखेंगे इस मैप के अंदर के देखें, ये हमारे पास ये रशिया का बॉर्डर है, ये रशिया का बॉर्डर है, ये साथ साथ सारा रशिया का बॉर्डर है, और इसके साथ ही ये यूक्रेन है। यूक्रेन के साथ अगर आप साथ जाएं तो ये बुल्गारिया है, और बुल्गारिया के जो साथ ही इसके बेलारूस है, बेलारूस से ऊपर ये पोलैंड है, और पोलैंड वाज द पार्ट ऑफ वार्सा पैक्ट एंड पोलैंड वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ यूएसएसआर। और इसके साथ ही जॉर्जिया, एंड जॉर्जिया वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ यूएसएसआर। और इसीलिए जब यूएसएसआर का जो मेंबर जॉर्जिया था, इसके अंदर जब नेटो ने एक्सपेंड किया इन 1994 और 2004 और 2008 में, तो उस वक़्त फिर रशिया ने यहाँ पे इनके ऊपर अटैक किया, और रशिया ने इसको रिस्पॉन्ड किया। रशिया का जो रिस्पॉन्स था इसकी वजह से फिर हुआ ये कि रशिया ने अटैक किया, जॉर्जिया ने अपनी पॉलिसी इख्तियार की कि वो उसने ख़ुद को न्यूट्रल कर दिया, और उसने रशिया को, जॉर्जिया ने अपनी जो ज़मीन है, अपनी सॉइल यूज़ करने की इजाज़त दे दी। जब जॉर्जिया न्यूट्रल हुआ तो रशिया फिर यहाँ से वापस निकल गया। इसलिए रशिया ने यूक्रेन के साथ भी यही पॉलिसी अडॉप्ट की है कि रशिया जो है वो यूक्रेन को चाहता है कि क्या यूक्रेन न्यूट्रल होगा। अगर यूक्रेन न्यूट्रल हो जाता है तो रशिया के लिए वो दोबारा से वही जॉर्जिया वाली पॉलिसी यूज़ होगी और वो उसी को इख्तियार करेगा। अब नेक्स्ट है जी दूसरा जो इसमें पहलू था, वो है कि 2014 के अंदर एक रेफरेंडम हुआ, जो रेफरेंडम किया गया क्रीमिया में। क्रीमिया आपको पता है कि बिल्कुल इसके साथ जो वाला एरिया है, इसका यूक्रेन का एक पार्ट है, इसका एक सूबा है। तो यहाँ पे इस हिस्से के अंदर, क्रीमिया के अंदर, जो 2014 के अंदर रेफरेंडम करवाया रशिया ने, और जब वो रेफरेंडम हुआ तो 96% जो वोट थे वो रशिया के हक़ में पड़े, इन फेवर ऑफ रशिया। इट मीन्स कि जो क्रीमिया का इल्हाक है, क्रीमिया रशिया के साथ उन्होंने अपने साथ इसको कर लिया। अब जो रशिया ने क्रीमिया को अपने साथ किया, तो या ज़ाहिर है कि ये बात फिर यूएस को तो हज़म नहीं होनी थी, तो यूएस एक रेजोल्यूशन लेके आया इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जब यूएस रेजोल्यूशन लेके आया तो रशिया ने उसको वीटो कर दिया। रशिया ने उसको जब वीटो किया तो उसके साथ ही रशिया ने सिर्फ वीटो नहीं किया, बल्कि उसके साथ ही जो रेबल फोर्सेस थी यूक्रेन के अंदर, उनको रशिया ने दोबारा से उभारना शुरू किया कि वो यूक्रेन के ख़िलाफ़। लेकिन फिर जब बाद में इलेक्शंस होने के बाद जब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जब गवर्नमेंट आई है, तो जो वेस्टवर्ड जो मोबिलिटी थी इनकी, वो दोबारा से इंक्रीज़ कर गई, वो दोबारा से बढ़ गई। तो जब ये मोबिलिटी बढ़ी है तो अब हुआ क्या, अब जो यूक्रेन की जो वेस्टवर्ड मोबिलिटी क्योंकि बढ़ रही थी वेस्ट की जानिब, तो अब रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर। लेकिन रशिया ने सिर्फ यूक्रेन के ऊपर ही अटैक नहीं किया, रशिया ने अटैक 3 जगहों पे किया। अब आपको इसको इसमें दिखाएंगे, थोड़ा सा मैप को जाकर इसको देखते हैं कि रशिया ने अटैक 3 जगह पे किया। नंबर 1 तो रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, रशिया ने यहाँ से अटैक किया यूक्रेन के ऊपर। नंबर 2 रशिया ने अटैक किया बेलारूस के बॉर्डर पर, जो कि आपको पता है कि यूरोप का एक बहुत अहम कंट्री है। तो रशिया ने एक तो अटैक किया इसके बॉर्डर के ऊपर, एंड इसके साउदर्न जो साउथ ईस्टर्न जो बॉर्डर था, एंड दूसरा उसने बॉर्डर ऑफ बेलारूस, इसने इन दोनों के ऊपर अटैक किया रशिया ने। जब इन दोनों के ऊपर अटैक किया तो रशिया ने यूक्रेन के यहाँ से 4 सूबे इस बॉर्डर के पास से इसने इनको ब्रेक अवे कर दिया, और ब्रेक अवे करके इनको अपने कब्ज़े में ले लिया, और कहा कि जी कि अब उन्होंने इसको बगैर रेफरेंडम के रशिया ने इस ब्रेक अवे रीजन को अपने साथ में लाया। तो यूएस जो है, यूएस दोबारा से एक रेजोल्यूशन लेके आता है जी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अगेंस्ट रशिया के इस जो
ब्रेक अवे जो इन्होंने रीजन था इसको मतलब मिलाने के, इसके अगेंस्ट, तो इसके अगेंस्ट जो यूएस है वो रेजोल्यूशन लेके आता है दोबारा से सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसको कि दोबारा से वीटो कर दिया गया रशिया की जानिब से। तो वीटो किया गया, लेकिन रशिया ने जो अटैक किया था वो आप इस स्लाइड में मज़ीद देख सकते हैं इसको, कि ईस्टर्न और सदर्न बॉर्डर के ऊपर जो यूक्रेन का था उस पर किया, ऑन द बॉर्डर ऑफ बेलारूस उस पर अटैक किया। दूसरा ब्रेक अवे ऑफ 4 प्रोविंसेस इन्होंने ये कर दिया, ये फोर प्रोविंसेस के उसको अपने साथ मिला लिया इन्होंने। दूसरा क्रिएशन ऑफ बफर जोन, इन्होंने जो है जी वहाँ पे रशिया ने वो बफर जोन एक क्रिएट कर दिया। और बफर जोन का मतलब क्या होता है कि डीमिलिटराइजेशन है, कि अब वहाँ पे आप जो है वो इसकी फाइट जो है सिविलियंस भी हैं वो उसके रूस के खिलाफ जो हैं जी वो लड़ते हैं। कंट्रोल ओवर नेवल बेसिस ऑफ यूक्रेन, तो एक तो रशिया ने कंट्रोल कर लिया नेवल बेसिस जो थे यूक्रेन की उनके ऊपर। दूसरा जो सी पोर्ट्स थे उनके ऊपर भी रशिया ने कंट्रोल कर लिया। अटैक्ड ऑन मेन सिटीज़, तो और दूसरा इसने इनके जो बड़े बड़े शहर थे यूक्रेन के उनके ऊपर इन्होंने अटैक किया रूस वालों ने। तीसरा इन्होंने कैप्चर सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर, इन्होंने जो सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे इनकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए, और दूसरे न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो थे जो रशिया था उसने वो सारे यूक्रेन के काफ़ी सारे कंट्रोल कर लिए। इनकी एयर बेस को जो उन्होंने कैप्चर कर लिया, या उसको कैप्चर नहीं किया तो उसको हिट किया गया, उनको तबाह किया गया, डिस्ट्रक्शंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो एयर बेस वाज कैप्चर्ड, सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स वाज कैप्चर्ड and attacked on main cities, and control over bases of Ukraine and seaports, and creation of buffer zone, breakaway of 4 provinces and border of Belarus के ऊपर अटैक किया, and attacked on eastern and southern border of यूक्रेन। तो एक हमारा पैराग्राफ जो है वो इस चीज़ के ऊपर आएगा कि रशिया ने अटैक जो है वो यूक्रेन के ऊपर किस तरह किया, और उनकी शिद्दत और उनकी इंटेंसिटी क्या थी। दूसरा है इसमें जो हमारा जो पॉइंट था कि रिसर्जेंस ऑफ रशिया, क्या ये रिसर्जेंस ऑफ रशिया है? तो क्योंकि जिस तरह इसने अटैक किया है और ये लगता तो इसे यही है कि ये रिसर्जेंस ऑफ रशिया है। इंक्रीजिंग फिया, मतलब इनका फेयर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। इंक्रीजिंग फेयर और जो है वो उनके अब इसका नेक्स्ट टारगेट आ गया, जो भी ये कंट्रीज़ हैं जो यूक्रेन के साथ हैं और जो पहले यूएसएसआर का पार्ट रही हैं, अब उनके अंदर ये फेयर बहुत ज़्यादा हो गया है कि अब नेक्स्ट किसकी बारी होगी। क्योंकि यूक्रेन जो है, यूक्रेन के ऊपर अब अटैक हुआ, यूक्रेन के 4 सूबे उन्होंने साथ मिला लिया, तो अब नेक्स्ट आगे पोलैंड को भी फेयर है, और बाल्टिक स्टेट्स जो हैं उन सबको भी फेयर है। ईस्टर्न यूरोप जो है वो भी सारा सारा जो है वर्ल्ड इज़ फेयर, कि ट्रीमेंडसली दे आर फेयर्ड, तो उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा फेयर है कि ये, क्योंकि अब इससे लगता है कि ये रिसर्जेंस ऑफ रशिया है। दूसरा ये है कि नेटो वाज एस्टेब्लिश टू काउंटर रशिया। अब नेटो तो, क्योंकि अब हमने पता है कि नेटो को जो बनाया गया था, नेटो को जो बनाया गया था वो किस लिए बनाया गया था इन 1949 के अंदर, कि इसको काउंटर करने के लिए रशिया को, ये इसको बनाया था यूरोपियन कंट्रीज़ ने, और ख़ासकर इसको नेटो के लिए, नेटो को बनाया गया था कि जाके वो यूएसएसआर को काउंटर करें, वो रशिया को काउंटर करें। उसका जो फिगर था उस वक्त बहुत ज़्यादा था, तो उस वक्त तो ये जंग थी तो उनकी कम्युनिज़्म की, और दूसरा है जी वो कैपिटलिज्म के दरमियान थी। लेकिन अब नेटो को उस वक्त बनाया गया, सो इट वाज रशियन फेयर इज़ रिवाइव्ड टुडे, क्योंकि अब नेटो अगर मुतहर्रिक हो रहा है इट मीन्स कि ये रशियन फेयर है जो उसको दोबारा से रिवाइव कर रहा है, जो कि अब रशियन फेयर है जो कि दोबारा से रिवाइव कर रहा है, कि नेटो दोबारा से फ़ाल है। तो ये इट मीन्स कि ये जो रशिया है ये रिसर्जेंस ऑफ रशिया है, जो कि नेटो के लिए भी जो नेटो की ये भी बताता है कि ये रिसर्जेंस ऑफ रशिया इसके लिए ख़तरा है। दूसरा है जी पोलैंड, बाल्टिक स्टेट्स, ये सारा जो फेयर है इनके ऊपर, तो इससे भी पता चलता है कि ये एक रशियन रिसर्जेंस है। आगे है कि दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि क्या इज़ इट द रिवाइवल ऑफ नेटो, कि ये नेटो का रिवाइवल है। तो इसके लिए हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो आएगा कि फॉर व्हाट नेटो वाज एस्टेब्लिश्ड। हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि नेटो बनाया किस लिए। ये जो पॉइंट है ये उसमें भी आएगा, पिछले वाले में भी, क्योंकि नेटो जो है वो अभी एक्टिव हो रहा है, तो इसका मतलब है कि रशिया का खौफ दोबारा है। और ये पॉइंट इसमें भी आएगा कि नेटो दोबारा से, क्योंकि नेटो को बनाया इसी मकसद के लिए गया था, ये 1949 में इसको बनाया गया था
जो इन कंट्रीज़ ने बनाया था कि ये यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। तो वेस्ट का पूरा जो ज़ोर था वो इसी के लिए था कि रशिया का जो है फ़ेर वो ख़त्म हो जाए और यूएसएसआर को काउंटर किया जाए, तो वो उन्होंने किया। लेकिन अब जो है दोबारा से नेटो जो है वो एक्टिव हो रहा है, तो इट मीन्स कि रिवाइवल ऑफ नेटो भी हो सकता है। क्यों भला? क्योंकि दूसरा इसके अंदर एक और पॉइंट है, वो है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ नेटो, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ नेटो। नेटो के जो मेंबर्स हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ ने और नेटो को ज्वाइन भी किया और काफ़ी कंट्रीज़ जो हैं वो नेटो की ज्वाइनिंग के लिए उन्होंने अप्लाई भी किया है। दूसरा इसके अंदर पॉइंट एक ये है कि इंक्रीज इन डिफेंस ऑफ यूके, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, बाल्टिक स्टेट जितनी भी ये हैं, इन्होंने अपने जो डिफेंस है उसका जो बजट है इन्होंने वो भी बढ़ाया और इन्होंने अपने डिफेंस को ज़्यादा इंक्रीज़ किया है, डिफेंस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया है, वेपन्स इन्होंने ज़्यादा ख़रीदने शुरू किए हैं, अपने डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। तो इट मीन्स कि ये जो कंट्रीज़ हैं ये नेटो के मेंबर्स हैं और इसलिए ये अपने आप को कर रहे हैं कि अपने फ्यूचर से को देख के अपने आप को, अपने डिफेंस को बढ़ा रहे हैं। तीसरा पॉइंट इसमें ये आएगा, इंक्रीजिंग मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय नेटो कंट्रीज टू यूक्रेन। जो नेटो कंट्रीज हैं 26 कंट्रीज ने यूक्रेन को वेपन्स भी दिए इस वॉर के अंदर, और यूक्रेन को नॉट ओनली वेपन्स बट दे आल्सो फाइनेंस्ड। उन्होंने जी इनको पैसे भी दिए हैं, उन्होंने फाइनेंशियली भी इनको सपोर्ट किया है और फंड्स भी उनको दिए हैं। तो इस वजह से इसका मतलब है कि जो नेटो के जो कंट्रीज़ हैं, जो मेंबर्स हैं, वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो अगर नेटो मेंबरशिप नहीं भी देता यूक्रेन को, बिकॉज इट विल पुट इट इनटू वॉर, दो लेकिन नेटो जो है नॉट प्रोवाइड वेपन्स, अगर वेपन्स नहीं भी देता, बट अदर कंट्रीज प्रोवाइड बोथ वेपन्स एंड फंड्स, तो इट मीन कि ये रिवाइवल ऑफ नेटो है। दूसरी चीज़ यह है कि देयर इज़ अ पॉपुलर डिस्कोर्स इन एकेडेमिया। जो वेस्ट का एक एकेडेमिया है, जो वेस्ट है, वो ये बात कहता है, वेस्टर्न एकेडेमिया जो है वो ये बात कहते हैं कि वो जो फिलोसफर्स हैं वेस्ट में, वो ये बात कहते हैं कि यहाँ पे एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि रशिया ने ये अटैक किया नहीं है, ये अटैक रशिया ने किया नहीं है, बट रशिया was made to attack as Russia was brought in 1979 इन अफ़गानिस्तान। जैसे कि अफ़गानिस्तान के अंदर रशिया को लाया गया था ना 1979 में, इसी तरह रशिया को दोबारा से लाया जा रहा है मैदान के अंदर। क्यों लाया जा रहा है? ताकि इसकी कैपेसिटी जो है वो जज की जा सके और उसको देखा जा सके कि रशिया को वॉर में लाके उसको कैपेसिटी उसकी जज हो रही है। एक इसकी वजह ये भी हो सकती है कि रशिया को उसमें लाया गया है कि रशिया ने वॉलंटरली अटैक नहीं किया, बल्कि इसको अटैक के लिए मजबूर किया गया और उसको मैदान में लाया गया। अब इसका एक वजह ये भी है कि अब जो नेटो है वो मेन लैंड ऑफ चाइना के ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता ना, मेन लैंड ऑफ चाइना के ऊपर, वो इधर लगा रहेगा ना इसमें यूक्रेन में, तो मेन लैंड ऑफ चाइना के ऊपर ये डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता। दूसरा ये है कि नंबर 2 कि ये मेन लैंड ऑफ रशिया के ऊपर भी डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता, मेन लैंड ऑफ रशिया के ऊपर भी ये डायरेक्ट हमला नेटो नहीं करेगा, बल्कि अब नेटो का हमला जो है वो कहाँ पे होगा, इसके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे होगा। नेटो का जो हमला है वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे होगा, ना तो मेन लैंड ऑफ चाइना पे होगा और ना ही मेन लैंड ऑफ रशिया पे होगा, बल्कि ये मिलिट्री इंस्टॉलेशन जितनी भी हैं इस पे होगा। और दूसरा है कि ये होगा कहाँ पे, अब इसके लिए इन्होंने कि ये यूक्रेन की जो जगह है इसको ये बनाएंगे बैटल फील्ड, यूक्रेन विल बी अ बैटल फील्ड, ताकि यहाँ पे ये जंगदारी रहेगी और इसको इन्होंने इसको यूज़ करना है। तो हमने ये दो क्यों उसको अटैक में लाया गया था, वो तो हम डिस्कस किया कि नंबर 1 तो ये नेटो अटैक नहीं करेगा मेनलैंड ऑफ चाइना के ऊपर, नंबर 2 इट विल नॉट अटैक ऑन रशिया बल्कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे करेगा रशिया की पे, नंबर 2 कि ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ प्रॉक्सी वार, सिविलियंस आर फाइटिंग अगेंस्ट रशिया, रशिया के अगेंस्ट जो सिविलियंस है उनको ट्रेन करो, वो इनके खिलाफ लड़ें। इसका फ़ायदा ये होगा कि रशिया विल टायर्ड सून एज इट वाज टायर्ड इन अफगानिस्तान, रशिया ऐसे ही तो
दोबारा थक जाएगा। जैसे कि ये 1979 के अटैक रशिया के अफ़गानिस्तान में जैसे वियतनाम थक गया था, ऐसे ही यूएसएसआर थक गया था, ऐसे ही ये क्या जी ऐसे रशिया जो है वो दोबारा से यहाँ पे थक जाएगा। जैसे यहाँ पे अमेरिका थक गया था, अमेरिका आपको पता है कि अभी अमेरिका को शिकस्त खुर्दा हो गया, यहाँ से निकला। जैसे अमेरिका थक गया था, और किस तरह थकेगा? फाइनेंशियली थक जाएगा। नंबर 2 साइकोलॉजिकली थक जाएगा। नंबर 3 ये पॉलिटिकली थक जाएगा। नंबर 4 ये मिलिटरीली थक जाएगा। तो इन तीनों चारों एस्पेक्ट्स से जो है ये वीक पड़ जाएंगे। तो इस तरह फिर जो है रशिया वो इस वार के अंदर इजीली इसको हराया जा सकता। अब हम देखेंगे जी वॉर इन यूक्रेन एंड इट्स इम्प्लीकेशंस ऑन ग्लोबल एनर्जी मार्केट। तो यूक्रेन के अंदर ये वॉर हुई है, और अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, पूरी दुनिया के ऊपर इसका किस तरह असर हुआ। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि $600 बिलियन लॉस्ट हुआ यूक्रेन का। यूक्रेन का $600 बिलियन का लॉस्ट हुआ, और इसकी वजह से यूक्रेन इंतहाई क्राइसिस में चला गया। दूसरा क्या है? दूसरा है कि वेस्ट जो है, वेस्ट ने यूक्रेन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और वेस्ट नॉट ओनली मिलिटरीली सपोर्ट्स यूक्रेन को उसने सिर्फ मिलिट्री के साथ सपोर्ट नहीं किया, आर्मी के साथ वेपन्स दे के सपोर्ट नहीं किया, बट आल्सो इम्पोज सैंक्शंस ऑन रशिया। लेकिन इसने रशिया के ऊपर सैंक्शंस भी लगा दी। सैंक्शंस ऑन रशिया के किस पे लगाए? हाइड्रोकार्बन्स। नंबर 1, रशिया के हाइड्रोकार्बन्स जो ऑयल एंड गैस है, इसके ऊपर इन्होंने क्या कर दिए जी? सैंक्शंस लगा दिए। अच्छा, गैस पे कुछ, ऑयल पे बहुत ज़्यादा इन्होंने सैंक्शंस लगाए। अब इसका दूसरा जो पहलू ये है कि यूएस इज़ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड फ्रॉम रशिया। इसने बैन कर दिया। जो यूएस सोना लेता था रशिया से, इसने बैन कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, पोर्शन ऑफ ऑयल एंड गैस वाज बैंड। रशिया जो यूएस और वेस्ट जो ऑयल एंड गैस रशिया से ले रहे थे, इन्होंने वो बैन कर दिया। नंबर 3, ईयू एंड यूएस बैंड रशिया एलिगार्क्स है ये लफ्ज़ जी। रशिया के एलिगार्क्स जो हैं, जो भी थे, उन्होंने इन्वेस्टर्स थे, मीन इन्वेस्टर्स जितने भी थे, ईयू ने, यूरोपियन कंट्रीज़ ने और यूएस ने, वो सारे बैन कर दिए रशिया के इन्वेस्टर्स इन कंट्री से चले गए। इट मीन कि इनकी इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्टली इतना ज़्यादा असर इम्पैक्ट हुआ। जब ऑयल के ऊपर इन्होंने सैंक्शन लगाए, इट मीन कि रशिया यूरोपियन कंट्रीज़ की जो ऑयल है उसके ऊपर जब इनका जो इनकी इलेक्ट्रिसिटी और उनकी जो प्राइस हाइक्स है वो बहुत ज़्यादा यूरोप के अंदर आई। नॉर्ड कट ऑफ हुई। नॉर्ड कट ऑफ का मतलब ये है कि ये दो पाइप लाइन्स हैं जो रशिया से जा रही हैं यूरोप को, ये यूक्रेन से गुजरती है। तो नॉर्ड जो है इनमें से ये यूक्रेन को गुजरती है। तो यूक्रेन ने इसके ऊपर जो है वो ये भी बैन हुआ। तो नॉर्ड के कट ऑफ की वजह से गैस का बहुत ज़्यादा एक असर हुआ पूरे यूरोप के अंदर, क्योंकि यूरोप के अंदर गैस को सिर्फ जलाने के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ नहीं करते, या ऑयल को, बल्कि वहाँ पे वो घरों को भी गर्म करते हैं इसके थ्रू। तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा इशूज़, क्योंकि यूरोप ठंडा इलाका बहुत ज़्यादा। अब आगे हम देखेंगे कि इसके इम्पैक्ट्स क्या हुए। रशिया हैज़ बिन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ गैस। एटलीस्ट 60% जो गैस है सप्लाई टू यूरोप, ये 60% गैस यूरोप को रशिया दे रहा था। जब इन्होंने बैन लगाया तो कितना असर उनके ऊपर पड़ा। रशिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल। दुनिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो था ऑयल का, वो भी रशिया था, और रशिया के ऑयल पर सैंक्शंस लग गई। तो इंटरनेशनल जो मार्केट है उसके अंदर ऑयल की कमी हुई। तो इट मीन्स कि डेफिनेटली प्राइस हाइक पूरी दुनिया में आएगा, वो भी हाइड्रोकार्बन्स पे। ऑन द अदर हैंड दीज कंट्रीज फुलफिल द वर्ल्ड एनर्जी। अच्छा, दूसरी तरफ जो है, अगर रशिया के ऊपर, क्योंकि रशिया सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑफ ऑयल का, अगर रशिया के ऊपर पाबंदियाँ लग गई हैं, तो अब इस सारी ज़रूरत को, या वर्ल्ड दुनिया की ज़रूरत को, एनर्जी की ज़रूरत को कौन पूरा करेगा? तो वो हमारे पास ये नीचे वाली दी गई कंट्रीज़ हैं। नंबर 1 उसके अंदर है जी मिडल ईस्ट, नंबर 2 ईरान, नंबर 3 वेनेजुला। अब आप देखें कि जो नंबर 4 है कैस्पियन रीजन अदर देन रशिया, इसमें रशिया नहीं है। कैस्पियन रीजन जो है इज़ ऑलरेडी सप्लाइंग टू चाइना। कैस्पियन रीजन से तो पहले ही जो ऑयल है, अपने हाइड्रोकार्बन से, वो सप्लाई किसको हो रहे हैं? चाइना को। और चाइना बहुत बड़ी मार्केट है, तो चाइना का भी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये तो चाइना को ही पूरा कर ले तो इसकी बड़ी बात है। दूसरा है मिडल ईस्ट। अब अब पीछे आ गया ईरान और वेनेजुला। ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं कि ईरान जो है, वेनेजुला और ईरान दोनों के ऊपर सैंक्शंस हैं। हैज़ आल्सो सैंक्शंस कि ये दोनों, वेनेजुला ऑयल रिजर्व में दुनिया का सबसे बड़ा
बड़ा ऑयल रिजर्व वेनेजुला में है, बट वेनेजुला उसको निकाल नहीं सकता, वेनेजुला उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है, तो इसलिए इसके ऊपर सैंक्शंस हैं। दूसरा ईरान, ईरान के ऊपर भी सैंक्शंस हैं। अभी फ़लस्तीन की वार हुई है तो ईरान के ऊपर से कुछ सैंक्शंस हटा दी गई हैं, यूएस ने हटाई हैं। तो मार्केट के अंदर जो ऑयल का एक बहुत बड़ी डिमांड थी वो इन दो कंट्री से पूरी होनी थी, जबकि वेनेजुला के ऊपर भी सैंक्शंस, ईरान के ऊपर भी सैंक्शन। अब पीछे हमारे पास रह गया सिर्फ मिडिल ईस्ट। तो यूएस नीड 25% हाइड्रोकार्बन्स, 25% हाइड्रोकार्बन्स तो सिर्फ यूएस को ज़रूरत है। 75% यूएस अपने हाइड्रोकार्बन्स खुद पैदा कर रहा है, लेकिन 25% उसको बाहर से परचेज करने पड़ते हैं, इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो मिडिल ईस्ट अकेला जो है वो दुनिया की नीड ऑफ एनर्जी और यूएस की नीड ऑफ एनर्जी जो है इसको पूरा नहीं कर सकता। मिडिल ईस्ट के बाद इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो इसको पूरा कर सके। हम देखेंगे कि सॉरी the only Middle East cannot fulfill demand of world's energy engine, so it means the price hike of hydrocarbons। इसका मतलब है कि डेफिनेटली प्राइस हाइक आएगा दुनिया के अंदर हाइड्रोकार्बन्स का। दूसरा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑन एवरी कमोडिटी। जब प्राइस हाइक हाइड्रोकार्बन्स पे आता है, इसका मतलब है कि क्योंकि हर चीज़ हाइड्रोकार्बन के साथ लिंक है, इसका मतलब है कि ट्रांसपोर्ट भी महंगी होगी, इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर भी सेक्टर महंगा होगा, इसका मतलब है कि इंडस्ट्री भी महंगी होगी। तो तमाम कमोडिटीज़ जो हैं उनके ऊपर भी महंगाई आती जाएगी, तो महंगाई ऑटोमेटिकली फिर इससे इंक्रीज़ करेगी। ट्रीमेंडस इफेक्ट ऑन वेस्ट, स्पेशली ऑन यूरोप। अब यूरोप के ऊपर क्यों इतना ज़्यादा इफेक्ट हुआ? क्योंकि दे नॉट ओनली यूज़ द हाइड्रोकार्बन्स फॉर ट्रांसपोर्ट ओनली, बट आल्सो फॉर वार्मिंग हाउसेज। अपने घरों को गर्म करते हैं। वेस्ट जो यूरोप है वो, उसके बाद इलाके तो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, तो वो अपने घरों को भी गर्म रखने के लिए, तो वहाँ पे लाइफ जो है वो बहुत इससे तंग होती है कि उनके पास अगर ये हाइड्रोकार्बन्स उनके प्राइस हाइक हो या वो अवेलेबल ना हो। वही ऑब्जर्व इन यूके, यूएस एंड इंडो पैसिफिक कंट्रीज द हाईएस्ट इन्फ्लेशन। तो ये आपके सामने है हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट जो है। नेक्स्ट है जी, अब इसके सॉल्यूशंस हमारे पास क्या हैं? अब इसके हमारे पास सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉल्यूशन इसका नंबर 1 तो ये है कि सबसे पहला सॉल्यूशन इसका ये है कि सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि यूएस एंड रशिया आर ओवरवेलमिंग डिपेंडेंट द नीड ईच अदर। यूएस एंड यूएस एंड ये रशिया नहीं है, यहाँ यूएस एंड ईयू है। यूएस एंड ईयू है कि दोनों की जो मार्केट्स, अब यूएस के पास हाइड्रोकार्बन ज़्यादा हैं और इसको ज़रूरत यूएस को ज़रूरत है, बल्कि यूएस को ज़रूरत है हाइड्रोकार्बन्स की, और रशिया को और ईयू को ज़रूरत है लेबर की। तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करना होगा, दूसरे के साथ चलना होगा, तो इस तरह ये अपने इसको कुछ कम कर सकते हैं। दूसरा है कि यूएस हैज़ नीड ऑफ मार्केट एंड द ईयू नीड्स हाइड्रोकार्बन्स। ये पहले डिस्कस हुआ वही पॉइंट है। रशिया नीड्स मोर मार्केट। अब रशिया को नई मार्केट ढूंढने के लिए चाइना की तरफ रुख करना पड़ेगा, पाकिस्तान को देखना पड़ेगा, इंडिया को देखना पड़ेगा, ताकि इसको अपने तेल सप्लाई करने के लिए, बेचने के लिए और मार्केट मिले, क्योंकि वेस्ट को तो उसका तेल बहुत कम सप्लाई हो रहा है। अब दूसरा इसमें आगे पॉइंट है कि इमीडिएट सीज फायर, बिकॉज मोर वार इन यूक्रेन मीन्स द मोर सैंक्शंस ऑन रशिया। फंक्शंस नहीं है, भी सैंक्शंस है। सैंक्शंस ऑन रशिया मीन्स मोर प्राइस हाइक विच इज़ अनअफोर्डेबल फॉर ईयू एंड द यूएस एज वेल एज फॉर ग्लोबल कम्युनिटी। अच्छा, ईयू इनके साथ दी लगता है, लेकिन क्योंकि स्लाइड्स में स्पेस का इशू होता है तो फिर वो नहीं लगाता। एंड द यूएस एज वेल एज फॉर ग्लोबल कम्युनिटी। तो इसके लिए ग्लोबल कम्युनिटी जो है उसको चाहिए कि वो इसमें एक किरदार अदा करे, कि क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते मतलब प्राइस हाइक को, ताकि इमीडिएट सीज फायर हो यूक्रेन के अंदर। दूसरा इसमें एक और बड़ा इशू है टेबल टॉक्स एंड नेगोशिएशन इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व द इशू। चौथा है कि रशिया एंड यूएस हैव नो कैपेसिटी टू प्रोलॉन्ग द वार। रशिया जो है वो ऑलरेडी अफगानिस्तान में जंग लड़ रहा है। यूएस ऑलरेडी अफगानिस्तान में जंग लड़ता रहा है। यूएस की जो
जो इकोनॉमी है वो भी बहुत डाउन हो रही है। 23 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, लेकिन ये भी बैंकरप्ट होने के करीब करीब था लास्ट डेज में। और रशिया भी ज़ाहिर, रशिया के पास इतनी ज़्यादा इकोनॉमी नहीं है, रशिया गालिबन 13 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, लेकिन रशिया के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इस वार को यूक्रेन में प्रोलॉन्ग कर सके लंबे। तो इट मीन्स के ये जो वार मस्ट बी स्टॉप्ड, तो ये इसका बेस्ट सोल्यूशन है और नेगोशिएशंस के थ्रू इसको हल किया जाए। सो ये एक अहम इशू था। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।